तक हमने पढ़ा विभिन्न प्रकार के आयामों के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रबंधन, जिसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन डायमेंशन। कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक आयाम भी अपने रूप में पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए कार्य कर रहा है। पर्यावरणीय प्रबंधन में सबसे बड़ी जो बात आती है संवैधानिक आयाम में, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कंजर्वेशन 1951। ये एक ऐसा एक्ट बना था जिसमें पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए प्रयास किया। जो दूसरा बना, द इंटरनेशनल कंजर्वेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द पॉल्यूशन ऑफ द सी बाय ऑयल 1954, जो कि समुद्र में जो तेल का रिसाव हो रहा है उसके लिए ये एक्ट बना है। थर्ड है द अफ्रीकन कंजर्वेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज 1968। ये एक्ट बना जो कि अफ्रीका के अंतर्गत है। द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस 1971। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन है, इंटरनेशनल रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। 1971 में एक्ट बना। द कंजर्वेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द बर्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज 1972। ये इतने जो 4-5 तरह के जो कानून बने जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए संवैधानिक रूप में कार्य कर रहे हैं। इस संवैधानिक रूप के अंतर्गत सबसे बड़े जो एक्ट है, मुख्य रूप से 4 एक्ट माने गए हैं, जिसमें एक्ट 47, एक्ट 48, एक्ट ए और 51A के अंतर्गत पर्यावरण रक्षा के प्रावधान को जोड़ा गया है। इन एक्टों से संबंधित कानून वो हैं जिसमें अगर कोई व्यक्ति इन पर्यावरणीय प्रबंधन के अंतर्गत पर्यावरण के प्रति कोई भी हस्तक्षेप करता है तो उनको कानूनी रूप पर सजा दी जाती है। जो 4 एक्ट है, नंबर 1 है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये जंगलों के लिए एक्ट बनाया गया है, जहां पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, तस्करी हो रही है, उसके लिए एक्ट है। दूसरा है द प्रिवेंशन ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। हमें प्रिजर्वेशन रखना होगा, हमें जल और वायु के प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए 2 एक्ट बने 1976 और 1981। तीसरा है द एयर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ये बना है एयर प्रिजर्वेशन, जो हम वायु को संरक्षित कर सके और कंट्रोल कर सके पर्यावरणीय प्रदूषण को। ये 1981 का एक्ट बना है। और अंतिम जो एक्ट बना है द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इस तरह से हम उद्देश्यों को पूरा अगर करना है तो पर्यावरण की रक्षा के द्वारा ही हम ये कार्यों को कर सकते हैं। इस तरह से संवैधानिक रूप में भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए अलग अलग प्रयास किए गए हैं। चैलेंजेस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, क्या क्या समस्याएं पर्यावरणीय प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं? बहुत सारी चुनौती हैं। जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं, कोई भी प्रबंधन व्यवस्था शुरू करते हैं, चाहे घर का ही छोटा से छोटा कार्य है, उसमें भी कई तरह की चुनौतियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। इन चैलेंजेस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंतर्गत सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वह है धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज। हमारे भारतीय संस्कृति में धार्मिक और सामाजिक जो रीति रिवाज हैं, जो व्यक्ति को पर्यावरणीय प्रबंधन व्यवस्था को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, उन रीति रिवाजों को हम रोक नहीं सकते हैं। उन रीति रिवाजों में सबसे बड़ी चीज है पेड़ों की कटाई, पेड़ों की चीजों का उपयोग करना, जैसे विसर्जन करना, नदी में शव का बहाना, पूजा सामग्री का डालना। इन सबको रोकने के लिए कानून नहीं बने हैं, जिसमें कानून बनने की आवश्यकता है। और धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज में हम पर्यावरणीय प्रबंधन को सही तरीके से नहीं चला सकते हैं। दूसरा है बढ़ती हुई जनसंख्या। ये भी एक चैलेंज है, एक चुनौती है पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए। जितनी जितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जितनी जितनी आदमी और मजदूरी, नीचे के उत्पादन के स्तर भी नीचा होता जा रहा है, क्योंकि मजदूरी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उत्पादन स्तर इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। और जनसंख्या वृद्धि से निर्धनता में वृद्धि आई है, गरीबी बढ़ी है, और साथ ही जल है, वृक्ष है, पशु जगत में संतुलन बिगड़ा है, प्रदूषण की समस्याएं सामने आई हैं। तीसरा है अशिक्षा। सबसे बड़ी चीज है व्यक्ति का अशिक्षित होना। अशिक्षित के रूप में अशिक्षा, गरीबी, प्रदूषण के कारण बढ़ा है। पर्यावरणीय प्रबंधन को अगर आपको सही रूप देना है, सही साकार रूप देना है, तो व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति का शिक्षित होने से व्यक्ति सही और गलत की पहचान कर सकता है। उसकी अज्ञानता, अनभिज्ञता व्यक्ति के आड़े नहीं आती है। ये सारी चीजें ही
पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए चुनौती बनी हुई हैं। अगली है तकनीकी विकास। वर्तमान में आधुनिक तकनीकी समाज में सुविधा तो बढ़ी है, लेकिन सामाजिक जीवन और सामाजिक परिवेश में अनेक प्रकार के नकारात्मक प्रभाव डाले हैं। जैसे अलग अलग प्रकार की, जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सारी की सारी चीजें पर्यावरणीय संरक्षण और मानव संसाधन के का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और वो तकनीकी पूर्णतः पर्यावरणीय जो प्रबंधन है उसको सही दिशा नहीं दे पा रही है। सामुदायिक परिस्थितियां एवं पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अभी भी हमें चुनौती के रूप में इसको स्वीकार करना पड़ रहा है। फिर आती है बात विकास व संसाधन संरक्षण एवं पर्यावरण प्रबंधन। वर्तमान के आर्थिक दौर में, प्रतिस्पर्धा के दौर में हम देखते हैं विकास नहीं कर पा रहे हैं, संसाधनों की कमी होती जा रही है और पर्यावरणीय प्रबंधन पर इसका भारी असर पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि हमारे देश में गांव के निवास करने वाले 60 से 70 करोड़ लोगों का जीवन बहुत अभाव में है। नियमित आय के साधन कम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 26 करोड़ से भी अधिक लोग निर्धन हैं। ऐसा माना जाता है 26 करोड़ के आसपास व्यक्ति अगर निर्धन है तो व्यक्ति पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रति सही दिशा नहीं रख सकता, और इस दशा को सुधारने के लिए एक चुनौती बनी हुई है। भूमंडलीकरण, अर्थतंत्र, वैश्वीकरण। भूमंडलीकरण भी पर्यावरणीय समस्याओं को, पर्यावरणीय प्रबंधन के में एक चुनौती के रूप में सामने आया है, जिसमें हमें संसाधनों को भरपूर उपयोग करना है। और पर्यावरण प्रबंधन चुनौती बना हुआ है। लोगों के अभाव को कम करने के लिए संसाधन जुटाना और भविष्य के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती है। भूमंडलीकरण में एक देश के पास अगर किसी चीज की कोई नई तकनीक है तो दूसरा देश भी उसके लिए प्रयासरत रहता है। तो इस तरह से हम दूसरे देशों से जो तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, दूसरे देशों की जो चीजों को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो हम अपने कल्चर के रूप में हो, चाहे वो हम खान पान के रूप में हो, ये सारे के सारे पर्यावरण को प्रदूषण करने में अपना श्रेय दे रहे हैं, और वो चुनौतियां पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए खतरा बनी हुई हैं। वह बढ़ती असमानता सबसे बड़ी बात है, असमानता का पर्यावरण प्रदूषण के लिए। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में असमानता निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके आधार पर हम लिंग व जाति व्यवस्था, ग्रामीण व भारतीय अनुसूचित जाति व गतिशीलता के आधार पर इसके अवसर कम होते जा रहे हैं। बढ़ती असमानता को कम करना पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रयास करना की सापेक्ष समस्या बनी हुई है। फिर है जलाशयों में बढ़ती गंदगी एवं अपशिष्ट पदार्थ। ये भी एक चुनौती बना हुआ है कि जलाशय में सब ज्यादा से ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ है, गंदगियां हैं। नेक्स्ट है पर्यावरणीय शिक्षा का अभाव। पर्यावरणीय शिक्षा के अभाव के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि पर्यावरण शिक्षा की शिक्षा व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से अन्य विषय व्यक्ति को हर विषय की जानकारी मिल पाती है, गणित विषय की जानकारी मिल पाती है, संस्कृत विषय की जानकारी मिलती है, सामाजिक विषय की जानकारी मिलती है, राजनीतिक विषय की जानकारी व्यक्ति को मिलती है, व्यक्ति को दर्शन की जानकारी मिलती है, व्यक्ति को कंप्यूटर की जानकारी मिलती है। तो जिस तरह से अन्य विषयों की व्यक्ति को जानकारी मिलती है, बालक को जानकारी मिलती है, तो पर्यावरण शिक्षा की जानकारी भी देना उतनी ही आवश्यक है। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भी विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा विषय को एक अलग विषय के रूप में रखा गया है, ताकि बच्चों को पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जानकारी पूरी तरह मिल पाए। इसी के साथ साथ ही महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में भी पर्यावरण शिक्षा विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया गया है। उस स्वीकार के आधार पर व्यक्ति को न केवल सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, बल्कि प्रायोगिक कार्य द्वारा भी व्यक्ति क्रियात्मक रूप में भी उसमें सक्रिय रहता है। इससे है, उसके बाद है नगरों की आबादी। सबसे बड़ी जो चीज आ जाती है, नगरों की आबादी भी एक पर्यावरणीय प्रबंधन के अंतर्गत चुनौती के रूप में सामने आई है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती रहती है, जनसंख्या विशेषज्ञ ये मानते हैं कि 2050 तक विश्व में लगभग 2/3 आबादी नगरों में रहने लगेगी। नगर आसपास के पर्यावरण के विशेष रूप से प्रभावित करते रहेंगे। 2050 के आंकड़े हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक चुनौतियां। सबसे बड़ी बात है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक चुनौतियों में अंतर्गत पर्यावरणीय प्रबंधन की संकल्पना विश्व स्तरीय चिंतन से विकसित हुई है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो विश्व में 8 प्रमुख देश जो G8 है, उसमें 1998 अस्तित्व में आया था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समुदाय का प्रारंभ उद्देश्य विश्व स्तर और आर्थिक व सामाजिक मुद्दों के विवेचन की समस्या को समाधान करना है, और सीधा ही संबंध इसमें संरक्षण और भविष्य की संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अंतर्गत है। इसमें देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक चुनौतियां
व्यक्ति को किस तरह से पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए प्रभाव डाल रही हैं। एक देश दूसरे देश के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है। प्रतिस्पर्धा के आधार पर पर्यावरण में जितने भी जो खतरे हैं, जिसके अंतर्गत वन्य जीव हैं, मुख्य रूप से पर्यावरण प्रबंधन में वन्य जीवों का प्रभाव देखा जाता है और इसके साथ साथ ही जंगलों का प्रभाव देखा जाता है। ये दोनों प्रभाव ही व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक चुनौतियां हैं उसको साकार रूप दे रहे हैं। फिर वन्य जीव संरक्षण की चुनौतियां, सबसे बड़ी चीज आ जाती है वन्य जीवों का संरक्षण किस तरह से किया जाए, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको किस तरह से उनको जीवित रखा जा सके। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। वर्तमान में जिस तरह से शेर है, चीते हैं, इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, डायनासोर वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें पर्यावरणीय वन्य जीव संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर एक जीव पूर्णतः लुप्त हो जाएगा तो पूरी की पूरी पारिस्थितिकी, पूरी की पूरी इकोलॉजी विकृत हो जाएगी और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक संकट व्यक्ति के सामने आने वाले भविष्य के सामने रहेंगे। इसी के साथ में हम अगर किसी भी पूरे देश में सबसे अधिक बाघ हमारे देश में है और स्वतंत्रता के समय लगभग 40,000 बाघ थे और सन 2005 में लगभग 2000 से लेकर 2500 तक ही बताई जा रही है। कितनी बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि जो स्वतंत्रता से पहले जहां 50,000 बाघ हुआ करते थे, वह वर्तमान में 2005 में 2000 से लेकर 2500 तक के ही बाघ रह गए हैं। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नाम की एक एजेंसी है जो कि राजस्थान में 33 पक्षियों के बारे में घोषणा कर चुकी है, विलुप्त होने की जो कगार में है। 33 प्रकार के पक्षी हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है संकट के दौर में गुजरते हुए हम प्राकृतिक आवास नष्ट होते जा रहे हैं, पानी का अभाव हो रहा है। ये सारे तरह के खतरे पक्षियों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। वन्य जीवों के लिए स्थान तो दिया जा रहा है, उनकी समुचित व्यवस्था नहीं करवाई जा रही है। उनके खाने की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था का एक सही वातावरण स्थान दिया जाना चाहिए। फिर है जल संरक्षण की चुनौतियां। सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में व्यक्ति अभी भी जागरूक नहीं हो पा रहा है, वो किस तरह से जल को संरक्षित कर सके। जो पानी है उसको किस तरह से व्यक्ति संरक्षित रखकर अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सके। इसके लिए सबसे बड़ी बात है खड़ीन है, बावड़िया, एनीकट, जोहर तालाब। देखिए सबसे अच्छी बात है कि हमारे पूर्वजों ने जो बावड़ियां बनवाई, जो तालाब बनवाए जिसमें पानी ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा किया जा सकता था, उनकी एक सोच थी, उनका एक प्रबंधन था, ताकि गांव के आसपास के सभी लोग उस पानी का सेवन कर सके, उसको पी सके। वर्तमान में हमें भी इसी तरह का प्लान करना चाहिए, इसी तरह के स्रोतों का निर्माण करना चाहिए, ताकि हम जल को संरक्षित रख सके, जल को प्रिजर्व रख सके और आने वाले भविष्य के लिए हम एक नया आयाम दे सकें। फिर है पर्यावरणीय कानून को लागू करने की चुनौतियां। सबसे बड़ी बात है पर्यावरणीय कानून तो बन जाते हैं लेकिन उसको लागू नहीं हो पा रहा है। अगर लागू नहीं होता है उसमें भी सबसे बड़ा कारण हमारा ही है, नागरिकों का ही है कि उस लागू होने में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाते हैं। छोटे छोटे से जो कानून है, जैसे वनों को काटना, उनको समाप्त करना, आखेट करना और जो विसर्जन करना, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, इस तरह की जो कारण है, उन सभी चुनौतियों से व्यक्ति को जागरूक न होना चाहिए और सरकार को भी एक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए ये मुख्य चुनौतियां इस प्रकार रही हैं। फिर आता है बात है पर्यावरणीय प्रबंधन के अंतर्गत हम जो से जल प्रदूषण को किस तरह से हम प्रबंधित कर सकें, वायु प्रदूषण को हम किस तरह से प्रबंधित कर सकें, ध्वनि प्रदूषण को हम किस तरह से प्रबंधित कर सकें, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इसकी बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सुस्थिर विकास किस तरह से किया जा सके। सुस्थिर विकास व्यक्ति की सबसे बड़ी चीज है कि आप पर्यावरण को किस तरह से सतत विकास कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रबंधन में अनेक प्रकार के सुस्थिर विकास किए गए हैं। सुस्थिर विकास का आशय है कि पिछले कुछ वर्षों के आधार पर हम देखते हैं कि जो भी पर्यावरण व्यक्ति के सामने दिख रहा है, उस पर्यावरण को किस तरह मानव अपनी सोच के आधार पर उसको एक नई दिशा दे सके। नई दिशा का एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि पर्यावरणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आप घर के अंदर जो भी जीव, पशु पक्षी, पौधों को अगर रोपित करते हो तो आप उसके सुस्थिर विकास की संकल्पना को, उसकी कल्पना को स्वीकार करते हो। हमें सबसे पहले अपने आप से, अपने घरों में जब हम अपना जो जीवन जीते हैं तो उसमें आसपास के पर्यावरण के अंतर्गत पशु पक्षियों का ध्यान, पशु पक्षियों के लिए एक सही विकास
और उनके रहने का, उनके खाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सुस्थिर विकास की ओर एक इशारा करते हैं। जैसे मानवीय जनसंख्या प्रगति जिस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके विकास को भी रोकने की आवश्यकता है। सुस्थिर विकास के अंतर्गत सबसे बड़ी चीज जो आती है कि स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रत्येक विषय संगोष्ठियां सम्मेलन करने की आवश्यकता है। इस सुस्थिर विकास की कल्पना अगर हम संगोष्ठी करते हैं, अगर हम कोई कार्यशाला आयोजित करते हैं, तो उसमें व्यक्ति सक्रिय रहता है, अलग अलग तरह के व्यूज सामने आते हैं, अलग अलग तरह के तरीके व्यक्ति को सामने आते हैं। उन तरीकों को अगर हम अप्लाई करते हैं, उन तरीकों को हम सामाजिक करते हैं, उन तरीकों को हम सार्वजनिक कर देते हैं, उन तरीकों को अगर हम पेटेंट करवा देते हैं, तो हम सुस्थिर विकास की कल्पना कर सकते हैं। सुस्थिर विकास के अंतर्गत व्यक्ति में जो पृथ्वी जो व्यक्तियों के द्वारा जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 11 सम्मेलन हुए, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंतर्गत 26 अगस्त 2002 में से 4 सितंबर 2002 तक चला, जिसका प्रमुख उद्देश्य था टिकाऊ विकास एवं वृहद आवरण हो। इसके अंतर्गत क्षेत्र में असंतुलित प्रगति द्वारा ही इसे हासिल किया जा सकता है। सुस्थिर विकास शब्द का उपयोग सबसे पहले IUCN द्वारा किया गया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशनल, इसके द्वारा इसका विकास किया गया है। और सुस्थिर विकास के अंतर्गत दूसरा जो प्रमुख जो आवश्यकताएं रही हैं, धारणीय विकास रहे हैं, जिसके अंतर्गत नवीनीकरण साधनों का निष्कर्ष धारणीय आधार पर किया जा सके। दूसरा जो आता है, प्रदूषण के कारण उत्पन्न जो क्षमताएं उनको रोका जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बात जो आती है वो प्रबंधन की ही आती है, क्योंकि प्रबंधन सस्टेनेबल सुस्थिर विकास की ओर प्रेरित करता है। फिर आती है बात इसकी सुस्थिर विकास के अंतर्गत वर्तमान पीढ़ी को जागरूक होने की। वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ ही जो व्यक्ति है, समाज है, राष्ट्र है, परिवार है। आप सभी जानते हैं कि अगर एक व्यक्ति है, कबीले में रहता है, कबीले के व्यक्ति अगर उस पर्यावरणीय सुस्थिर विकास को समझ लेते हैं, तो धीरे धीरे समाज, क्योंकि व्यक्ति समाज के साथ जुड़ता है, समाज के साथ साथ वो राष्ट्र के साथ जुड़ेगा, क्योंकि समाज राष्ट्र के अंतर्गत आता है। और राष्ट्र अगर इस चीज को समझने लगेगा कि किस तरह से सुस्थिर विकास इसका किया जा सके, फिर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी पहुंच बनाएगा। आप सभी जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि हम पर्यावरण को केवल एक दिवस के रूप में न बना करके पूरे आजीवन इस चीज को स्वीकार करें। विश्व WWF द्वारा भी, इस WWF इंडिया द्वारा भी इसके विकास के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन एवं सस्टेनेबल, जो कि सुस्थिर विकास के लिए भी कार्य कर रहा है। और इस विकास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इन दोनों का योगदान रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी सुस्थिर विकास कर सकता है अगर प्रबंधन व्यवस्था अगर व्यक्ति की सही चल रही है। प्रबंधन व्यवस्था अगर सही नहीं है तो सुस्थिर विकास संभव नहीं है। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा आप देख सकते हैं कि प्रबंधन, अगर विद्यालय का प्रबंधन अगर अच्छा है, वहां का प्रधानाचार्य अगर अच्छा है, वहां के बच्चे अगर अच्छे हैं, उनके आपसी तालमेल अच्छे हैं, तो वहां की सुस्थिर विकास किया जा सकता है। कहने का मतलब है वो संस्था बहुत आगे प्रगति कर सकती है। और अगर वहां का सुस्थिर विकास सही नहीं है, वहां की प्रबंधन व्यवस्था सही नहीं है, वहां का प्रधानाचार्य सही नहीं है, अगर विद्यालय का विद्यार्थी सही नहीं है, वहां पर कई तरह के गलत कार्य करवाए जा रहे हैं, तो इसके आधार पर आप उस विद्यालय की, उस संस्था की, उस विश्वविद्यालय की आप सुस्थिर विकास की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए व्यक्ति को वर्तमान पीढ़ी को जागृत करने की आवश्यकता है, साथ ही उन भावी पीढ़ियों को जो कि पर्यावरणीय क्षमताओं और सीमाओं के मूल्यांकन के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा ही हम सुस्थिर विकास को जान पाएंगे कि कितना हमारा सुस्थिर विकास हुआ। जिस तरह से बच्चे को जब पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के बाद में वो एग्जाम देता है और एग्जाम के बाद में जो रिजल्ट सामने आता है वो मूल्यांकन के आधार पर आता है, तभी आंका जा सकता है कि उसका विकास कितना हो पाया है। और वही विकास, उसी विकास की प्रक्रिया हमारे पर्यावरणीय प्रबंधन के अंतर्गत चलती है कि जो हम प्रबंधन व्यवस्था कर रहे हैं पर्यावरण के अंतर्गत, क्या वो शैक्षिक रूप में जा रहा है, क्या वो सामाजिक रूप में जा रहा है, क्या वो आर्थिक रूप में जा रहा है, क्या वो नैतिक रूप में जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो पर्यावरणीय प्रबंधन व्यवस्था को सारे रूपों में देखा जाए, न कि किसी एक शैक्षिक रूप में ही देखा जाए। और इसी के आधार पर आचार्य महाप्रज्ञ ने सबसे बड़ी बात कही है कि गैर टिकाऊ या
सुस्थिर, अनियंत्रित व असंतुलित विकास परमाणु सर्वनाश से भी कई गुना अधिक भयावह होता है। ये बात सही है कि अगर व्यक्ति को आधा ज्ञान होता है, आधा ज्ञान व्यक्ति को विनाश की ओर लेके चला जाता है, जिसके अंतर्गत आप बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर बच्चे को कहा जाए, एक छोटे से बच्चे को अगर गणित के पहाड़े गलत करवाए जाए या गलत ज्ञान दिया जाए, तो उसके आधार पर जब उसे आगे आने वाले समय में रुपयों को जांचना होगा, तो उसमें वो बहुत तरह की गड़बड़ी करेगा जो उसके भविष्य के लिए लाभप्रद सिद्ध नहीं होगा। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा भी दिए गए हैं और इसके अंतर्गत बहुत सारे महापुरुषों द्वारा भी दिए गए हैं जो पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए प्रयासरत रहे हैं, जिसमें महात्मा गांधी का नाम भी आता है, जिसमें हमारे शहीदों का नाम भी आता है। उन्होंने भी जेलों में रह करके पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए प्रयास करे हैं कि किस तरह से पर्यावरण का प्रबंधन व्यवस्था की जाए। और सबसे ज्यादा जरूरत है अपने जीवन स्तर को सुधारने की। जीवन स्तर के आधार पर हम व्यक्ति के सर्वोपरि कार्यों को कर सकते हैं। अब आती है बात मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। किस तरह से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। पर्यावरणीय प्रबंधन के अंतर्गत नेचुरल जो रिसोर्स है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, मिनरल मैनेजमेंट है और एनर्जी मैनेजमेंट है। ये सारे मैनेजमेंट अगर व्यक्ति सही तरीके से करेगा तो निश्चित तौर पर सुस्थिर विकास संभव हो पाएगा।